दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस एजेंसी। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा एक हैंडबुक सेशन चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वह है बैटल क्राफ्ट और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि चैप्टर 8 और 9। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी लंबा होने वाला है। पहले आपको लेक्चर दिए जाएंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी आप जारी रखिए। एग्ज़ाम सीजन आने वाला है, कोविड की वजह से पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको नोटिस मिल जाएगा उसी डेट के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। सेम डेट आपका रिटर्न होगा और सेम डेट ही ड्रिल हो सकता है, ठीक है। वो तो आपके ग्रुप के ऊपर डिपेंड है कि वो किस हिसाब से कराते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम पहले अपना स्टार्ट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिसको नोट्स नहीं मिले हैं वो नोट्स ले लें, और मॉडल पेपर भी ले सकते हैं आप लोग, और अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा उसको भी आपको हम कम दरों पे ही उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें पहले आपके मॉडल पेपर रहेंगे और बाद में आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना अपना आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आप फिर देख लीजिए, बैटल क्राफ्ट और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हमारे पास 50 से ज़्यादा ग्रुप अवेलेबल है व्हाट्सएप के अंदर, और उसमें कोई भी बच्चा एक्टिव नहीं है। नोट्स लेने के बाद उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहता, ठीक है। हम वीडियो डालते हैं लेकिन आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। जो जो क्लास नहीं ले रहे हैं कैडेट, उन सबको ग्रुप से हटाया जाएगा और उनकी जगह नए कैडेट को उसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप भी हट सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप क्लास करें। तो चलिए आज हम अपना जो है चैप्टर 8 और 9 शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बैटल क्राफ्ट और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। जैन दोस्तों, आज हम देखेंगे बैटल क्राफ्ट और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो बैटल क्राफ्ट है चैप्टर नंबर 8 और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है चैप्टर नंबर 9। तो बैटल क्राफ्ट में जो सबसे पहले दिया गया है टॉपिक वो है फील्ड सिग्नल। फील्ड सिग्नल, तो फील्ड सिग्नल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फील्ड सिग्नल कितने तरीके से दिए जाते हैं, फील्ड सिग्नल कितने प्रकार से दिए जाते हैं। मैं लिख देता हूँ ना, फील्ड सिग्नल कितने तरीके से दिए जाते हैं। तो फील्ड सिग्नल 3 प्रकार से दिए जाते हैं, हाथों द्वारा, सीटी द्वारा और राइफल द्वारा। तो ये 3 प्रकार से दिए जाते हैं। बाकी जो फील्ड सिग्नल है उन्हें आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे फील्ड सिग्नल करवा कर भी देखे जा सकते हैं। पेपर में तो बस इतना आएगा कि फील्ड सिग्नल कितने प्रकार से दिए जाते हैं, कितने तरीके से दिए जाते हैं। तो फील्ड सिग्नल का मैंने आपको अभी बताया है कि फील्ड सिग्नल 3 तरीके से दिए जाते हैं, हाथों द्वारा, सीटी द्वारा, राइफल द्वारा। उसके बाद में आती है इसमें सेक्शन फॉर्मेशन। तो सेक्शन फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन फॉर्मेशन आती है फिर इसमें कि भाई कितने प्रकार की होती है सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन, तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती है। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड, स्पीयरहेड, डायमंड, एक्सटेंडेड नाइफ। आप इनके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हो कि सिंगल फॉर्मेशन जो होती है वो जो कहीं सकरे रास्ते से गुजरना हो तो उसके लिए होती है, फाइल फॉर्मेशन है। और सिंगल फाइल फॉर्मेशन में जो
गहराई होती है वो भी काफ़ी होती है, और इसमें जो सामने से आने वाले फायर से भी अत्यधिक डैमेज होता है। दूसरी आपकी जो एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन जो फॉर्मेशन है, इसे अंतिम लड़ाई में या जब धावा बोला जाता है, धावा में इस्तेमाल की जाती है अंतिम लड़ाई में, जिसे हम बैनेट फाइटिंग में भी यूज करते हैं एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो आपको फॉर्मेशन के नाम पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ कि सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, मैं लिख देता हूँ आगे फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। आपको ये 6 की 6 पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपना सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था तो उसके प्रैक्टिकल में मेरे से पूछा गया था कि फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो दैट टाइम आई सेड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। फिर देन इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी कि टेल मी द नेम, देन आई सेड सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड, स्पीयर हेड, डायमंड और एक्सटेंडेड लाइन। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए सभी फॉर्मेशंस के। और आपको फॉर्मेशन के बारे में एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि कौन सी फॉर्मेशन कैसी होती है, किस में कंट्रोल अच्छा होता है, कौन सी फॉर्मेशन किस रास्ते के लिए सूटेबल होती है, कौन सी फॉर्मेशन अंतिम लड़ाई में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंडेड लाइन लास्ट मोमेंट की जो फाइट होती है उसके अंदर इस फॉर्मेशन का प्रयोग होता है, इस फॉर्मेशन में। इसके बाद में आती है प्लाटून फॉर्मेशन। प्लाटून फॉर्मेशन नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है प्लाटून फॉर्मेशन, तो लेकिन प्लाटून फॉर्मेशन मैंने बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में देखे है कि प्लाटून फॉर्मेशन भी पूछी गई है। तो प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? वन अप, 2 अप, 3 अप। तो 3 प्रकार की होती है, 1 2 3। 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन और 3 अप फॉर्मेशन, ये होती है प्लाटून फॉर्मेशन। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें फायर आदेश, फायर ऑर्डर कैसे, कितने प्रकार के होते हैं। तो फायर ऑर्डर के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे दिए जाते हैं। तो बैटल क्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसे कंप्लीटली पढ़ना है और अच्छे से ब्रीफ में पढ़िए इस चैप्टर को। और ये वाला चैप्टर फील्ड क्राफ्ट से कुछ थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, तो इस वजह से आप इसे कंप्लीटली पढ़िए। इसके अंदर सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे एम्बुश, पेट्रोल, संतरी, सभी चीजें, तो उन्हें भी हम आज कवर करेंगे। तो फायर, जैसे इसमें बताया है प्लान फायर ऑर्डर, मैं बता रहा हूं आपको फायर ऑर्डर यानी कि फायर आदेश। तो इसमें होता है जैसे प्लान फायर ऑर्डर यानी कि योजना फायर आदेश। नंबर 2 पर होता है फायर नियंत्रण यानी कि फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर डायरेक्शन ऑर्डर और फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर डायरेक्शन ऑर्डर यानी कि निर्देश फायर आदेश। और नंबर 3 पर होता है फायर कंट्रोल
ऑर्डर, यानी कि फायर नियंत्रण आदेश। तो ये 3 प्रकार के फायर आदेश होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फायर ऑर्डर। इसमें से अब हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि फायर कंट्रोल ऑर्डर। अब इससे पहले हम पढ़ेंगे कि फायर की किस्में, टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। टाइप्स ऑफ फायर, तो फायर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संकेंद्रित फायर, और दूसरा होता है फैला हुआ फायर। संकेंद्रित फायर वह फायर होता है जो किसी एक पॉइंट को, एक बिंदु पर फायर किया जाए कांस्टेंटली, तो उसे संकेंद्रित फायर कहते हैं। और फैला हुआ फायर होता है कि फायर को फैलाकर, मतलब फैलाकर फायरिंग करना, फैला हुआ फायर बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के फायर होते हैं। और फिर होता है फायर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें दुश्मन पर एक फायर यूनिट के द्वारा फायर करने की जिम्मेदारी होती है, इसे फायर का क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि फायर एरिया। आपको फायर का क्षेत्र भी पढ़ना है, यानी कि फायर एरिया, ये भी आपको पढ़ना है। तो वह क्षेत्र जिसमें किसी यूनिट को दुश्मन के ऊपर फायर करने का जिम्मेदारी होती है, उसे बोलते हैं फायर का क्षेत्र। फायर का क्षेत्र। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि फायर नियंत्रण आदेश को बोलने का क्या क्रम है। तो आप पहले से नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फायर नियंत्रण आदेश को बोलने का क्रम क्या होता है। तो दोस्तों आप ये नोट कर सकते। तो दोस्तों अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब हम देखेंगे इसमें फायर कंट्रोल ऑर्डर को बोलने का क्रम, यानी कि किस क्रम में फायर कंट्रोल ऑर्डर बोला जाता है। तो जो मैंने आपको ये लिखवाए हैं कि फायर कंट्रोल ऑर्डर और फायर डायरेक्शन ऑर्डर, तो इसमें हम देखेंगे। इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो है फायर कंट्रोल ऑर्डर। तो देखते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर बोलने का क्रम, बोलने का क्रम। तो कैसे बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है GRIT, यानी कि ग्रुप रेंज इंडिकेशन और टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर, जैसे मैंने आपको बताया कि फायर के 2 प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे एक बताया मैंने आपको संकेंद्रित फायर, और दूसरा बताया फैला हुआ फायर। तो ये ग्रुप रेंज इंडिकेशन टाइप्स ऑफ फायर। तो इसमें बताया हुआ है कि जैसे ग्रुप यानी कि यूनिट का नाम, रेंज यानी कि टारगेट का बयान, फासला, इंडिकेशन यानी कि टारगेट का बयान, और टाइप्स ऑफ फायर यानी कि सिंगल शॉट या बर्स्ट फायर। तो मैंने आपको बताया कि फायर नियंत्रण आदेश बोलने के क्रम। इसके बाद में हम देखेंगे कि फायर नियंत्रण आदेश की किस्में, यानी कि यहां लिखता हूं मैं फायर
नियंत्रण आदेश की किस्म। तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं इसके आने के, ठीक है। फायर कंट्रोल ऑर्डर पूछ लिया जाता है कई बार। तो तैयारी का फायर ऑर्डर, पूरा फायर ऑर्डर, तो ये 4 प्रकार के फायर कंट्रोल ऑर्डर होते हैं। तैयारी का फायर ऑर्डर, प्रिपरेटरी फायर ऑर्डर, फुल फायर ऑर्डर, पूरा फायर ऑर्डर और अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर, मौके का फायर ऑर्डर और सूक्ष्म फायर ऑर्डर, ब्रीफ फायर ऑर्डर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे तैयारी का फायर ऑर्डर जब दिया जाता है कि दुश्मन रेंज से बाहर है और उसकी हरकत नजर आ रही है, तो फिर बोला जाता है कि दुश्मन के रेंज पर आने पर उस पर फायर किया जाए, तो इसे बोलते हैं तैयारी का फायर ऑर्डर। पूरा फायर ऑर्डर होता है कि जब दुश्मन आ जाता है रेंज में तो पूरा फायर ऑर्डर दिया जाता है। मौके का फायर ऑर्डर ऐसा होता है कि अगर दुश्मन कहीं छिप गया है तो फिर जो कमांडर होता है वो वह आदेश देता है कि जिसे दिखाई दे वो फायर करे, उसे बोलते हैं मौके का फायर ऑर्डर। और सूक्ष्म फायर ऑर्डर, जब दुश्मन दाएं बाएं भागता है तो सूक्ष्म फायर ऑर्डर दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार के फायर कंट्रोल ऑर्डर होते हैं। फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार। तो अब आप इसे नोट करिए। ये ग्रिड वाली जो होती है फुल फॉर्म पूछ भी ली जाती है आपसे कि ग्रिड की फुल फॉर्म बताइए, तो आप इसे वैसे भी याद रख सकते हो। और फायर कंट्रोल ऑर्डर का क्रम है जो वो ग्रिड से याद रख सकते हैं। इसके बाद में आती है रणविधि यानी कि बैटल प्रोसीजर। बैटल प्रोसीजर, रणविधि। तो रणनीति में 4 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है रेकी ग्रुप। रेकी ग्रुप ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पर होता है आदेश ग्रुप। आदेश ग्रुप। नंबर 3 होता है फाइटिंग ग्रुप, लड़ाकू ग्रुप। और नंबर 4 होता है ट्रांसपोर्ट ग्रुप यानी परिवहन ग्रुप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैटल प्रोसीजर होता है, रणनीति होती है, तो 4 ग्रुप होते हैं। फिर आता है कि फायर और चाल यानी कि फायर एंड मूवमेंट। तो फायर एंड मूवमेंट आपको इसमें पढ़ना है कि फायर के सिद्धांत क्या है कि एक गोली एक जवान के नियम के अनुसार फायर किए, दुश्मन का सर कवरिंग फायर में दबाकर रखो, कवरिंग फायर बंद होने तथा हमला करने में कम से कम समय होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फायर का सिद्धांत, फायर के 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो जो मैंने आपको पहले बताया था वेपन ट्रेनिंग में, तो वेपन ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था HAT यानी कि होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन, यानी कि जो पहले बताता है वेपन ट्रेनिंग में, वो तो अच्छे फायर का सिद्धांत है, अच्छे फायरिंग का सिद्धांत है। ये फायर का सिद्धांत है। तो इसमें मैंने आपको 3 चीज बताई है। आप बुक में इसमें निशान लगा सकते हैं कि एक गोली एक दुश्मन के अनुसार फायर करें, दुश्मन का सर कवरिंग फायर में दबाकर रखो और कवरिंग फायर के बंद होने और हमला करने में कम से कम समय होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि नंबर 2 पर आता है कि चाल तथा हरकत, चाल या हरकत का सिद्धांत। तो सही संगठित ग्रुप में हरकत करो,
कि हरकत इस प्रकार करो कि एक समय में एक ही पैर जमीन पर रहे, यानी कि आपको पता होगा माइन फील्ड होता है, तो वहाँ एक समय में एक पैर ही जमीन पर रहे और सही बनावटों में, यानी कि जो फॉर्मेशन बताया मैंने आपको फाइल फॉर्मेशन, उनमें चले। इसके बाद में आता है कि सेक्शन बैटल ड्रिल। तो सेक्शन बैटल ड्रिल का मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन बैटल ड्रिल कितने चरणों में पूरी होती है, और थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सेक्शन बैटल ड्रिल क्या होती है। सेक्शन बैटल ड्रिल सी सर्टिफिकेट में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बी सर्टिफिकेट वाले भी से पढ़िए जरूर। तो आपको सेक्शन बैटल ड्रिल कंप्लीट पढ़नी है, और सेक्शन बैटल ड्रिल में कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन बैटल ड्रिल कितने चरणों में पूरी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा सेक्शन बैटल ड्रिल। तो सेक्शन बैटल ड्रिल 4 चरणों में पूरी होती है, 1 2 3 4। कौन कौन से चरण है? पहला है दुश्मन का फायर आने पर कार्यवाही। नंबर 2 होती है दुश्मन को चिन्हित कर दुश्मन को पॉइंट आउट करके, यानी कि चिन्हित करके बर्बाद करना। नंबर 3 होती है आक्रमण, यानी कि अटैक। नंबर 4 होती है पुनर्गठन, यानी कि अपनी जो कैजुअलिटी होती है उन सब चीजों को इकट्ठा करना, पता करना कि हमारे पास कितना एम्यूनेशन बचा हुआ है, क्या है। तो रीऑर्गेनाइज बोलते हैं, पुनर्गठन को बोलते हैं रीऑर्गेनाइज। तो ये 4 चरण होते हैं जिनमें सेक्शन बैटल ड्रिल कंप्लीट होती है। एक चीज मैं बता देता हूँ, इससे ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है कि मौखिक आदेश देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मौखिक आदेश देते समय मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मौखिक आदेश देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है धैर्य के साथ आदेश दिए जाए, धैर्य के साथ आदेश दिए जाए। नंबर 2 पर आते हैं आदेश स्पष्ट हो, आदेश स्पष्ट हो। नंबर 3 पर है फालतू बातों को आदेश में न जोड़ा जाए। नंबर 4 आदेश सही कर्म में दिया जाए। कर्म मैंने अभी आपको बताया है कि ग्रिट वाला कर्म है। और नंबर 5 है आदेश देते समय अन्य जवान न बोले। तो आपको मैंने बता दिया है कि आदेश किस प्रकार दिया जाता है। आदेश मौखिक आदेश देते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे आपको बताया कि दोस्तों हमारा हैंडबुक सेशन चल रहा है, हैंडबुक सेशन। तो हैंडबुक सेशन में जो हमारे पीआई स्टाफ वाले चैप्टर हैं उसका ये लास्ट चैप्टर है पीआई स्टाफ वाले का, क्योंकि इसके बाद में जो चैप्टर चलेंगे ओटी है या जितने भी है, लास्ट में फिर हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, मतलब बुक के हिसाब से
जो बुक में कंटेंट लिस्ट आती है उसके हिसाब से हम अपने इस सेशन को, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमारा चल रहा है बैटल क्राफ्ट, और इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको वो भी देखनी है, लास्ट में होगी वो इस चैप्टर को खत्म होने के बाद। इसके बाद में आता है डिफेंस यानी कि बचाव। तो इसमें पूछ लेता है कि डिफेंस कितने प्रकार का होता है और डिफेंस में कितनी टुकड़ियां होती है। तो मैं आपको डिफेंस के बारे में भी कंप्लीट बताऊंगा। तो डिफेंस क्या होता है, तो डिफेंस देखते हैं हम। डिफेंस यानी कि बचाव, डिफेंस बचाव। तो डिफेंस दो प्रकार का होता है, तैयारी का और जल्दी का। तैयारी का बचाव, और नंबर 2 होता है जल्दी का बचाव, जल्दी का बचाव। इसमें कितनी टुकड़ियां होती हैं, उन टुकड़ियों के मैं नाम बताऊंगा आपको। इसमें नंबर 1 पर होते हैं कवरिंग ट्रूप्स, नंबर 2 पर आती है इसमें कवरिंग पेट्रोल, नंबर 3 पर है कवरिंग ट्रूप, कवरिंग पेट्रोल, मेन डिफेंस, और मोबाइल ट्रूप। मोबाइल ट्रूप उन्हें बोलते हैं जो चलते रहते हैं ट्रूप। तो ये चार पार्टियां होती हैं डिफेंस में। तो आपको ये पढ़ना है कि डिफेंस में कितनी पार्टियां होती है। तो डिफेंस में 4 पार्टियां होती हैं, कवरिंग ट्रूप्स, कवरिंग पेट्रोल, मेन डिफेंस और मोबाइल ट्रूप्स। यानी कि चलते ट्रूप्स मेन डिफेंस होते हैं जो मेन बचाव करते हैं, और कवरिंग पेट्रोल होता है, और ऊपर है कवरिंग ट्रूप्स। इसके बाद हम देखते हैं कि संतरी। तो संतरी का क्या कार्य है, मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि संतरी क्या क्या, संतरी को पता होना चाहिए क्या क्या इसके कार्य है संतरी के। तो संतरी को दुश्मन के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, और संतरी को अपनी ड्यूटी किस टाइम चेंज होती है अपने जवानों की वे भी पता होनी चाहिए, और दुश्मन क्या हरकत कर रहा है उसका भी उसे पता होना चाहिए। और अगर कोई संतरी खड़ा है और दुश्मन सामने से आता है तो उस पर क्या कार्रवाई करनी है वह भी उसे पता होना चाहिए। उसका भी एक ढंग होता है, वह से पूछेगा कि आप कोई वेपन तो नहीं ले रहे या कुछ ऐसा, तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। और अगर उसमें कोई संदिग्ध नजर आता है तो संतरी उस पर फायर करता है। तो संतरी का आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि संतरी की क्या ड्यूटी है, संतरी को क्या क्या जानना आवश्यक है, तो वो पूरा इसमें दिया गया है। तो संतरी का जो मेन कार्य होता है डिफेंस को होता है, यानी अपनी बचाव के लिए। संतरी अपने बचाव के लिए खड़े होते हैं, और बाकी आपको कंप्लीट पढ़ना है संतरी का। मैं यहाँ लिख देता हूँ संतरी का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, आपको ब्रीफ में पढ़ना है ऐसे कंप्लीटली, और फिर अगर पेपर में आता है तो आपको उसे वहां पर आंसर करना है अच्छे से। अब हम देखेंगे कि पेट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। पेट्रोल को हम बोलते हैं 2 प्रकार के पेट्रोल। नंबर 1
रेकी, नंबर 2 प्रोटेक्टिव। रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल में क्या अंतर है? तो रेकी पेट्रोल जो होता है वो पेट्रोल हम दुश्मन का इरादा जानने, दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, दुश्मन की लोकेशन, टारगेट, सबकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए रेकी पेट्रोल होता है। और प्रोटेक्टिव पेट्रोल का कार्य होता है कि दुश्मन से अपनी लोकेशन, अपनी जानकारी को बचाना, उस कार्य को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव, यानी कि डिफेंस के रूप में होता है प्रोटेक्टिव। और पेट्रोलिंग में तीन हिस्सों में होता है, तैयारी, संचालन और समीक्षा, यानी कि ब्रीफिंग। इसके बाद में आता है इसमें कि एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं। एम्बुश की मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा और एम्बुश के प्रकार भी बताऊंगा। आपको पेट्रोल के भी पूरा पता होना चाहिए कि रेकी पेट्रोल है जैसे, और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। तो मैंने आपको बताया जैसे कि रेकी पेट्रोल तो दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, और प्रोटेक्टिव पेट्रोल डिफेंस के रूप में किया जाता है, अपनी जानकारी को दुश्मन से बचाने के लिए। तो आप इसे लिख लीजिए, अपनी बुक में निशान लगाइए। उसके बाद में हम देखेंगे एम्बुश किसे बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे एम्बुश। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एम्बुश। तो एम्बुश के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर चलते हुए दुश्मन या ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर वार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्बुश। और एम्बुश दो प्रकार का एम्बुश होता है। एम्बुश भी दो प्रकार का होता है, मौके का एम्बुश और तैयारी का एम्बुश। और मैं आपको बता दूं कि एम्बुश से जो क्वेश्चन आता है तो एम्बुश लगाने वाली पार्टी का संगठन। तो एम्बुश लगाने में कितनी पार्टी होती है, एम्बुश में कितनी पार्टी होती है एम्बुश लगाने में? तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 4 पार्टी होती है एम्बुश में। कवरिंग पार्टी, स्काउट्स नंबर 1 पर होते हैं स्काउट्स, कवरिंग पार्टी, रिजर्व और स्टॉप्स, पार्टी और स्टॉप्स। तो किसका क्या कार्य होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्काउट्स होते हैं स्काउट्स ट्रुप से, जो मेन ट्रुप होते हैं उनसे आगे चलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि स्काउट्स जो मेन ट्रुप्स हैं उनके कान होते हैं, ये याद रखिए आप, कि क्योंकि जो मेन इंटेलिजेंस का कार्य करते हैं वो स्काउट्स करते हैं और ये आगे चलते हैं। फिर आते हैं कवरिंग पार्टी को हम बोलते हैं फायरिंग पार्टी, यानी कि जो फायरिंग करेंगे एम्बुश में वो कवरिंग पार्टी करेगी। उसके बाद में आते हैं रिजर्व पार्टी फायरिंग पार्टी के बाद में जो फायर होना है उसका कार्य करेगी, या फायरिंग पार्टी के साथ भी फायर करेगी। और स्टॉप्स होते हैं जो दुश्मन एम्बुश से बच जाए उसे ढूंढकर खत्म करना। तो ये होते हैं कार्य एम्बुश के बाद में आता है फिर कुछ सामरिक शब्द, यानी कि सम टैक्टिकल वर्ड। तो वे सम टैक्टिकल वर्ड्स कौन से हैं मैं उन्हें आपको बताऊंगा अभी। तो
आपको उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको जो पूछ लिए गए हैं कई बार, तो वे टेक्निकल वर्ड कौन से हैं, यानी कि सामरिक शब्द, कुछ सामरिक शब्द तो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए वैनगार्ड, अग्रगार्ड। फिर आपको पता होना चाहिए निगरानी चौकी, यानी कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट। फिर आपको पता होना चाहिए प्रस्थान रेखा, एच आवर, डी डे और नो मैंस लैंड। तो मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा ब्रीफ में, कि डेफिनेशन बताऊंगा मैं बुक के अनुसार। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो सबसे पहले आता है बैन गार्ड। एडवांस गार्ड का वह हिस्सा जो गार्ड के आगे हरकत करता है, उसे बोलते हैं बैन गार्ड। अगर गार्ड सेना का वह भाग जो सेना से आगे चलता है, उसे बोलते हैं अग्रगार्ड। निगरानी चौकी, वह चौकी जहां दुश्मन पर निगरानी रखी जा सके, उसे बोलते हैं निगरानी चौकी। फिर आती है प्रस्थान रेखा, वह स्थान जहां सेना के दस्ते आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसे बोलते हैं प्रस्थान रेखा, यानी कि स्टार्ट लाइन। एच आर बोलते हैं आक्रमण करने का समय। डी डे बोलते हैं किसी ऑपरेशन करने के लिए जो निश्चित दिन रखा जाता है, यानी कि किसी ऑपरेशन का अगर हमें शुरुआत करनी है तो उसके लिए एक निश्चित दिन रखा जाता है, तो उस निश्चित दिन को हम बोलते हैं डी डे। और नो मैंस लैंड बोलते हैं वह दोनों, जब दो देशों की सेनाएं लगी रहती हैं तो उन दो देशों की सीमाओं के बीच में कुछ स्थान ऐसा होता है जिस पर किसी देश का भी कब्जा नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं नो मैंस लैंड। तो ये मैंने आपको कुछ सामरिक वर्ड यानी कि सम टेक्निकल वर्ड बताए हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, सम टेक्निकल वर्ड्स, तो आपको इन सभी का पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चंस के होने के बाद हम करेंगे अभी ओटी, फिर ओटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अभी मिलते हैं ऑब्स्टिकल में। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमारा जो सेशन था बैटल क्राफ्ट का, वो लेक्चर हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे उसके जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, इनमें से पूछ जाता है, ठीक है। तो उसकी हम अब डिस्कस करेंगे, डिस्कशन हो गया उसकी। तो पहला जो है फील्ड सिग्नल, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसकी परिभाषा, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ उस बारे में पता होना चाहिए। पहला है फील्ड सिग्नल क्या है, इसका भी पूछ लेगा। फिर आप सिग्नल किस किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। फील्ड सिग्नल का देना या सिग्नल का देना किस तरह, किन किन यंत्रों उपकरणों द्वारा दी जाती है, कैसे कैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा सेक्शन फॉर्मेशन, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। प्लाटून फॉर्मेशन के चांसेस है। फायर आदेश, फायर किसमें, फायर नियंत्रण आदेश बोलने का क्रम आपको जीआरआईटी अभी समझाया गया है। फायर नियंत्रण आदेश, फायर कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, क्या है। रणनीति, बैटल प्रोसीजर क्या है। फायर के सिद्धांत, सेक्शन बैटल ड्रिल क्या है। बचाव, संतरी के कार्य, पेट्रोल के प्रकार, घात क्या है, घात के प्रकार, घात के उद्देश्य, सब टेक्निकल टर्म जो शब्द है वो सब आपको याद करनी है, यहाँ से आपको नोट करना है। मैं आपको सिर्फ प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप खुद से लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। आप किस तरह से और अच्छे से लिख सकते हैं उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको क्या पता गलत आंसर बता दूँ, या फिर ऐसा हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ आप सेम टू सेम वही लिख दें, ठीक है। कुछ चीज़ों का आंसर सेम रहता है, जैसे कि सेक्शन फॉर्मेशन है, प्लाटून फॉर्मेशन है, इस तरह से, ठीक है। इनका आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन अब जो आगे हमारा जो सब्जेक्ट होगा उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे कि एनोज के आएंगे, अब उसमें पूछा जाएगा कि धारणा क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। अब मैं अपने शब्दों में लिखूंगा तो आप सेम मेरा ही आंसर लिख देंगे, तो उससे बचने के लिए यही हम
अपनाते हैं कि आप अपने ही शब्दों में लिखें, ठीक है। तो इसलिए हम अपने शब्दों में लिखेंगे और आप अपने शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ से एक बार मैं फिर आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। पहला है फील्ड सिग्नल, सिग्नल का देना, सेक्शन फॉर्मेशन, प्लाटून फॉर्मेशन, फायर आदेश, फायर की किस्में कितनी है, क्या है, सब आपको पढ़ लेना है। फायर नियंत्रण आदेश बोलने का क्रम क्या है, फायर नियंत्रण आदेश क्या है, रणनीति बैटल प्रोसीजर क्या है, इन सब का आपको पूरा टॉपिक पढ़ लेना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेना, ठीक है। फायर क्या है, सिद्धांत क्या है, फायर का सिद्धांत है, सेक्शन बैटल रीजन क्या है, चरण क्या है, सिद्धांत है, क्या उद्देश्य है, क्या है, सब कुछ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बचाव क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, पूरा आप इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। संतरी क्या है, संतरी के कार्य, पेट्रोल्स, पेट्रोल के प्रकार, घात क्या है, घात कैसे लगाई जाती है, कितने प्रकार की, सब कुछ, उद्देश्य क्या है, और टैक्टिकल टर्म्स यहाँ से आप नोट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग पढ़ाएंगे, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन कि किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। आपको इसका आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, जैसे कि प्लाटून फॉर्मेशन बहुत छोटा सा आंसर है, इस तरह से, ठीक है। और क्वालिटी आप अपने फ़ोन से बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी का कोई भी इशू ना बताएं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। और इसका आंसर आप अच्छे से याद कर ले, पूरा टॉपिक आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ना छोड़े। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये नहीं आएगा और पेपर में सी में से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके अलग भी अगर बुक में नहीं दिया है और पेपर में पूछ लिया जाता है तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद, जैसे हमारा ये सेशन पूरा हो जाएगा, ठीक। तो वो नोट्स जिसको नहीं मिले हैं वो नोट्स ले सकता है। तो दोस्तों हमारा बैटल क्राफ्ट हमारा यहीं पे ही ख़त्म हो गया है। इसका हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये सब नोट कर लीजिएगा, आंसर बुक से कहीं से भी आप इसका आंसर लिखें, ठीक है। आपको अपने शब्दों में लिखना है, अच्छे से लिखना है, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना वहाँ एक्सप्लेन करें, टॉपिक वाइज लिखे, सब कुछ लाइन में लिखे, ठीक है। पैराग्राफ बिल्कुल ना बनाए, सीधा लाइन में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप लिखिए, कहाँ गया,
जैसे कि है फाइंड इंटर, आगे बोलने का क्या करना है, 4 लाइनें, 4 लाइन में आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, ये हमारी साइड से बिल्कुल नहीं है, ये आपके फ़ोन में से है, फ़ोन में आप इसको सही कर सकते हैं अपना, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा ना रखें कि आप हमें ब्लेम करें, तो ऐसा नहीं है, और अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा हमारे से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। और हमारा एक संगठन भी है जिसे हम विद्या दर्शन ऑफ यूथ के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को, अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे से आप मिलें, हम उसका समाधान कराएंगे, ठीक है। और एजुकेशन के अंदर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें बताएं, और जो हमारा संगठन है विद्या दर्शन ऑफ यूथ आपकी पूरी जो है हेल्प करेगा, पूरी अच्छे से आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना ऑब्स्टिकल स्टार्ट। तो अब हम देखेंगे दोस्तों बाधा प्रशिक्षण और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग अब हम देखेंगे। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्स्टिकल 2 प्रकार की होती हैं, एक मैन मेड और एक नेचुरल। तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो एनसीसी कैडेटों को जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वे 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। तो उन 10 ऑब्स्टिकलों के क्या नाम होते हैं? तो आपको उन 10 ऑब्स्टिकल्स के नाम पता होने चाहिए। तो मैं नाम लिखवा देता हूं, जैसे स्ट्रेट बैलेंस, नंबर 2 है क्लियर जंप, नंबर 3 है जिग जैग बैलेंस। दोस्तों इसमें सीक्वेंस गलत भी हो सकती है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। आपके नाम याद हो गए तो आप पेपर में लिख दोगे 10 के 10। सीक्वेंस का कोई इसमें मैटर नहीं है। सीक्वेंस वैसे एक सेट सीक्वेंस होती है जो एनसीसी के ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में होती है। गेट बोल्ट, रैंप, हाई वॉल, डबल डिच, इसे बोलते हैं डबल स्ट्राइड जंप, डबल स्ट्राइड जंप, लेफ्ट हैंड बोल्ट, राइट हैंड बोल्ट, और लास्ट में आता है क्लियर और स्ट्रेट बैलेंस। तो मैंने आपको बता दिया है कि 10 बाधाएं होती है एनसीसी ऑब्स्टिकल्स में। स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिग-जैग बैलेंस, गेट वोल्ट, रैंप, हाई वोल्ट, डबल स्ट्राइड जंप, लेफ्ट हैंड वोल्ट, राइट हैंड वोल्ट और स्ट्रेट बैलेंस, यानी कि जो फर्स्ट में है वही लास्ट में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हाई वॉल जो होती है, हाई वॉल होती है जो 6 फीट की होती है, 6 फीट। हाई वॉल 6 फीट की होते हैं, यानी कि ऊंची दीवार। और एक चीज आपको मैं और बता दूं इसमें कि एक बाधा से दूसरी बाधा के जो बीच की दूरी होती है 30 फीट होती है, लगभग अप्रोक्स 30 फीट। तो एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच में 30 फीट की दूरी होती है। तो ऑब्स्टिकल के अंदर बस दोस्तों इतना ही है कि ऑब्स्टिकल में कितने प्रकार के ऑब्स्टिकल होते हैं, जैसे कैडेटों को कराए जाते हैं, और 30 फीट की बाधा होती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। तो हमारा ऑब्स्टिकल का चैप्टर भी यहीं पर ही समाप्त होता है।
आप इसे दोस्तों नोट कर सकते हैं। जिन जिन कैडेट्स ने टीएससी की है तो उन्हें तो अच्छे से याद रहता है कि कौन सा ऑब्स्टिकल किस सीक्वेंस में होता है, तो उनके लिए तो काफी इजी है। और जिन्होंने नहीं किया है ऑब्स्टिकल कोर्स वे इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बाय फिगर। आपकी बुक में फिगर दी हुई है, आप वहां से देखकर इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, पहला ऑब्स्टिकल के नाम। कभी कभी आपसे क्या देगी 5 ऑब्स्टिकल के नाम बताइए, लिख देंगे। एनसीसी के अंदर कितनी ऑब्स्टिकल होती है नाम, तो आपको 10 के 10 लिखने हैं। ठीक है, डीजी एनसीसी कौन कौन से शारीरिक प्रशिक्षण इस तरह से कराता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला जो हमारा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से ज़्यादातर ये रिलेटेड तो नहीं है, पर लेकिन फिर भी जैसे कि हमारा एडवेंचर ट्रेनिंग का है वो इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन पहले मैं भी यही सोचता कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और साहसिक जो एडवेंचर ट्रेनिंग है वो एक ही चैप्टर है, लेकिन बाद में जब हमने पढ़ा पूरी तरह से तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो आप भी ऐसी गलती ना करें। तो जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं ये तो यही बनते हैं। बाधा जितनी भी है वो लिखनी है आपको, कौन कौन सी है। ठीक है, एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच की दूरी, कुछ लोगों ने कैंप भी किया होगा टीएससी में। ठीक है, कंपटीशन भी होता है कुछ कैंप में। ऊंचाई कभी कभी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो हाइट आपकी उससे मेजर कर लेगा। तो हम डिस्कस करते रहेंगे तो, लेकिन आपको इनकी ऊंचाई, बीच की दूरी, ठीक है, सीक्वेंस वैसे मायने नहीं रखता, लेकिन आपको सीक्वेंस ही लिखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि पूरी तरह से इसकी जो है सीक्वेंस क्या होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको नोट करिए फटाफट। तो जिसकी जो ऊंचाई है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इन सब लोग वैसे मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं, लेकिन आप इन सब को, बहुत ही छोटा टॉपिक है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। जो आपका ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का चैप्टर है वो आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, घात वाली पार्टी मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वो ना पढ़े, आप वो ना पढ़े, आप सब पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। इट विल गिव यू मोर बेनिफिट। ठीक है, वहाँ से आपको देखना है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे 9 चैप्टर हो गए हैं, इसके बाद भी जो चैप्टर हैं वो हमारे अब मेरे ख्याल से 20 चैप्टर रह गए हैं। इसके बाद हम कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर है कुछ भी हमारा रिपीट नहीं होगा। हमने सीक्वेंसेस चला दिया है, हालांकि हमें ये काम पहले करना था, लेकिन हम थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए हमने कहीं से भी उठा के बनाए थे कि आप WT ले लिया, जर्नल अवेयरनेस ले लिया। और हाँ, मैं आपको फिर बता दूं कि जर्नल अवेयरनेस का थोड़ा अब पार्ट बढ़ गया है जर्नल अवेयरनेस के अंदर, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा जर्नल अवेयरनेस को लेकर। तो उसमें आपको अपडेट रहना है, GK GS इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो अपना टॉपिक है वहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमारे 2 चैप्टर आज हो गए हैं, तो आप ये नोट करिए, फिर हम आपको सॉरी आप ये सब नोट करिए, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से नोट करिए।
और दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें। इसके लिए आप कोई भी बुक, कहीं से भी कोई भी नोट्स ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी बुक नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसलिए आप अपनी बुक पर ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। और डेली आपको ठीक ठाक आपको ठीक 10 बजे वीडियो मिल जाएगी डेली। तो डेली 10 बजे आपको कोई ना कोई हमारा टॉपिक एक मिल ही जाएगा, तो उससे जुड़े रहें आप लोग। डेली आपको मिल जाएगा 8 बजे लिंक वीडियो का। फिर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।